नमस्कार दोस्तों। वैसे तो राजस्थान में कई किले और कई महल है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट के बारे में। आमेर किले का निर्माण बेसिकली कच्छावा राजा मानसिंह ने अपनी रियासतों से जो संपत्ति इकट्ठा करी थी उसको छुपाने के लिए चील का टीला नाम की जगह डिसाइड करी थी, और उसके तत्पश्चात ही उन्होंने यहाँ पे किले का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। और इसको पूर्ण रूप से जो पूर्ण निर्माण हुआ और सुरक्षा की दृष्टि से हर पैमाने पर खरा उतरा गया था, वो जय सिंह जी द्वितीय द्वारा किया गया था। 1726 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। उसी के बाद यहाँ के खजाने का प्रयोग करके जब सवाई जय सिंह जी ने जयपुर शहर का निर्माण भी करवाया था। साल 1976 में आपातकाल के दौरान उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा उनको ये इंटेल के द्वारा खबर मिली थी कि जयगढ़ में छुपा हुआ खजाना रखा गया है। तो सेना के द्वारा यहाँ पर लगभग 50 दिनों तक खुदाई की गई थी और दिल्ली और जयपुर के राजमार्ग को कुछ दिनों के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था आमजन के लिए। हालांकि इस बात को आधिकारिक रूप से कभी उस समय की तत्कालीन सरकार ने भी और बाद की सरकारों ने कभी नहीं माना, लेकिन जैसा जयपुर की आम जनता यहाँ पे बताती है कि कांग्रेस का जो राज चला अभी तक वो शायद जयगढ़ के किले से चुराए हुए खजाने के कारण ही चला, और ये खजाना हिंदुस्तान में भी नहीं रखा गया, इसको अन्यत्र कहीं भेजा गया, ऐसा कहा जाता है। जयपुर के बूढ़े वडेरे लोग ये बताते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रखी जयबाण तोप के बारे में भी चर्चा करेंगे। अष्टधातु निर्मित यह तोप है जिसका निर्माण यहीं के तोप खाने में बनाया गया है, और अन्य भी ऐसी कई तोपें बनाई गई है। और जयबाण जो तोप थी वो उस समय की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी। साथ ही हम चर्चा करेंगे इस तोप का एक बार यह प्रयोग किया गया था और इसका और चाकसू का क्या संबंध है। इसके अलावा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, और साधारण और गुप्त सुरंगों का कैसे उपयोग किया जाता था, और हाल में वो चालू है या नहीं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर रखे कुछ 18वीं शताब्दी के पुराने सामान जैसे वाटर कूलर, हाथी के ऊपर रखे जाने वाले हौदे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ के महल के बारे में चर्चा करेंगे, और सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ पे जो दीवारों पर सब्जियों के द्वारा उकेरी गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज लेकर जाने वाला हूँ जयपुर के ऐतिहासिक किले जयगढ़ की सैर पर। उससे जुड़ी इतिहास की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 400 साल से भी पुराना ये किला है। इसकी नींव 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा रखी गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, और सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रदान किया था। उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ किला पड़ा था। इस किले को विक्ट्री फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को आमेर की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। आमेर किले से मुख्यतः 400 मीटर की ऊंचाई पर ये किला बसा हुआ है, चील की टीला नामक पहाड़ी पर। अरवली पर्वतमाला से घिरा हुआ यह किला है। कुल मिलाकर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में यह किला फैला हुआ है। इस किले में मुख्यतः प्रवेश करने के लिए 2 मार्ग है। पहला डूंगर दरवाज़ा है, दूसरा है अवामी दरवाज़ा, जो आमेर की तरफ से पैदल आने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया था। सामने की तरफ जो आपको इमारत दिखाई दे रही है उसको आमेर किले के नाम से जाना जाता है, जो कि राजा और रानियों के रहने के लिए निजी आवास हुआ करता था। वहीं राजा अपने आम जनता से मिला करता था, खास लोगों से मिला करता था। तथा जयगढ़ को सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था, युद्ध अभ्यास करने के लिए बनाया गया था, तथा सुरक्षा संकट के दौरान राजा और रानियों के सुरक्षित निकास हेतु जयगढ़ किले को शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता था। अर्थात इस किले को डिफेंस और सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में किया गया था, ये सभी अपन लोग जानते हैं।
और महाराजा मान सिंह भी अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। तो इसी वजह से उनको साल 1581 में युद्ध लड़ने के लिए काबुल भेजा गया था। तो काबुल भेजा गया, वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़े, जीते। इन युद्धों के दौरान और बाकी सारी अन्य कई चीज़ों के दौरान वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो सीख के आए। उनमें से एक चीज़ थी तोप खाना। तो जो तोप खाना वहाँ से सीख के आए, जयगढ़ में इसकी स्थापना 1585 में तोप कारखाने का निर्माण करवाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है और इस वीडियो के अंत में आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ऊंचा सा चबूतरा, जिसको राजस्थानी भाषा में दमदमा नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्य कार्य यहाँ पे तोप रखने के स्टैंड के रूप में किया जाता था। यहाँ पर ऐसे 3 और 4 स्टैंड बनाए गए थे, जिनका निशाना हमेशा आमेर को सुरक्षित करने की दिशा की तरफ होता था। और ये जो सामने में आप जो वॉच टावर देख रहे हैं, उसको दिया बुर्ज नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्य कार्य होता था कि जयगढ़ की जो बाउंड्री वॉल पे 27 चेक पोस्टें बनाई गई है, यदि कोई युद्ध का आभास या ऐसी घड़ी संकटकालीन परिस्थिति आ जाए तो उनको ऐसे इतला करना कि भाई आ जाओ तुम लोग, अब जो इस साइड में जो बीड़ी पीने और ये साइड में जो काम करने गए उनको छोड़ो और अभी इस तरफ ध्यान दो, चेक पोस्ट पर ध्यान दो। ये जो सामने की तरफ जो दिया बुर्ज दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर ये जो झंडा लगा हुआ है वो पचरंगा है। इसमें 5 कलर है। ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह जी जब काबुल अभियान के दौरान गए थे, और जिस काबुल को आज तक रसिया, अमेरिका और भी कई लोग, अन्य कबीले नहीं हरा पाए, उसको मान सिंह जी ने हराया था। और उस कबीले के जो 5 कलर थे, सबके अपने अपने झंडे थे, उन सारे झंडों को मिला के एक झंडा बनाया गया था, जो जयपुर में आज भी लहरा रहा है। और इस झंडे के ऊपर एक छोटा झंडा और लगाया जाता है। आज़ादी के बाद सवाई भवानी सिंह जी, जिनको ब्रिगेडियर साहब नाम से जाना जाता है, 1971 की वॉर में इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1983 में जयगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक चैरिटी संस्थान बनाया था, जो 27 जुलाई 1983 को चालू किया गया था। और जो भी जयगढ़ से कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य में काम लिया जाता है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि आमेर को जयगढ़ से जोड़ने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई है, जिसमें यदि युद्ध वगैरह की और ये स्थिति बन जाती है, सुरक्षा संकट हो जाता है, तो शाही परिवार आमेर से जयगढ़ की तरफ आ जाए, क्योंकि जयगढ़ किला सुरक्षा व्यवस्था के मामले में अच्छा माना जाता था और आमेर एक रहवासी किला के रूप में जाना जाता था। ये जो सामने आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्यतः लंबी दूरी के हथियार यूज़ करने के लिए, छोटी दूरी के हथियार यूज़ करने के लिए अलग अलग हिस्से हैं। बीच वाले मुंह में तोप वगैरह लगाई जाती थी। और यदि कोई किसी भी तरह पहुंच भी जाए दीवार के नज़दीक और ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, तो ये जो नीचे की तरफ जो आपको सुराख दिख रहे हैं, इनमें गर्म तेल या गर्म पानी यहाँ से डाला जाता था, ताकि यदि कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करे और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे तो हाथ जल जाए और वापस वहीं गिर जाए और असफल हो जाए। इस सुरक्षा व्यवस्था के तौर पे इनको बनाया गया था। चलते चलते मैं कुछ अन्य जानकारी भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी मशहूर हिंदी फिल्मों के सीन फिल्माए गए हैं। उसमें से जैसे खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत, हमराज, ऐसी कई हिंदी की मशहूर फिल्में हैं जो यहाँ पे फिल्माई गई थी। और कुछ टीवी सीरियल भी है जो यहाँ पे फिल्माए गए। उसमें से एक प्रमुख या प्रसिद्ध कह सकते हैं, टीपू सुल्तान, उसकी भी काफ़ी शूटिंग यहाँ पे की गई थी। ये जो सामने की तरफ आपको जो गेट के अंदर की तरफ जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के जो सेना के प्रमुख चीफ होते थे, उनके रहने के लिए ये जगह बनाई गई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस किले की सबसे प्रमुख आकर्षण, 18वीं शताब्दी में बनाई गई हुई जयवान तोप। इस तोप को जय सिंह जी द्वितीय ने बनाया था और यहीं के तोप कारखाने में बनाया गया था। ये सबसे बड़ी बात है, यहीं के तोप खाने में ये बनाई गई थी। इस तोप का वज़न, टोटल वज़न पहियों के साथ लगभग 250 टन है, जिसमें पहिए और गाड़ी का वज़न 200 टन और ये जो बैरल है इसका वज़न लगभग 50 टन है। ये बैरल 20 फीट लंबा होता था और इसमें 100 किलो आगे की तरफ बारूद भरा जाता था और 50 किलो का
50 किलो का गोला डाला जाता था। इसका प्रयोग भी सिर्फ एक ही बार किया गया था परीक्षण के दौरान। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोग कहानी बताते हैं कि यहाँ से जो गोला दागा गया था वो लगभग 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में गिरा था। और वो जहाँ पे गिरा वहाँ पे गोलीराव तालाब करके जगह आज भी बनी हुई है। वो इस तोप से दागे गए गोले की वजह से वो तालाब बना था। और ऐसा कहते हैं कि जिस दिन यहाँ से गोला दागा गया वो तालाब तो बना, और उसके साथ जहाँ पे वो गोला गिरा उस गांव के और यहाँ के जयपुर के काफ़ी ऐसे लोग थे। वो कहानी बताते हैं कि प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे गिर गए थे, एबॉर्शन हो गया था, इतनी खतरनाक इसकी आवाज़ थी। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण और ये रोचक विषय है कि इस पे मैं चाहूँगा कि जयबान तोप पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ आपको। ये सामने की तरफ जो तालाब दिखाई दे रहा है उसका नाम है मानसागर तालाब, और उसी के बीच में जल महल बना हुआ है जो कि राज परिवार के लिए समर पैलेस के रूप में काम किया जाता था। वहाँ पे गर्मियों के समय राज परिवार वहीं समय बिताया करते थे। ये सामने की तरफ अरावली पहाड़ियाँ हैं जिनका बारिश के समय में बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। ये जो आपको नहर दिख रही है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों का जो पानी होता था वो इकट्ठा हुआ करता था और किले के अंदर उसको नहर के माध्यम से लाया जाता था। ये जो ये आपको जो 10 से 15 फीट का खड्डा दिखाई दे रहा है, इसमें ये ढलान की तरफ है। तो पानी जो आता था बाहर से वो पहले इस गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा होता था, फिर वहाँ से मिट्टी जमने के बाद वो पानी इस नहर में आ जाता था। नहर में आने के बाद वो पानी यहीं की आगे रोड बनी हुई है उसके नीचे नीचे की तरफ से चल के सुरंग के माध्यम से आगे वाले टाँकों में स्टोरेज किया जाता था। आगे 3 टाँके हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँ। आगे जब जब जो ये वीडियो चलेगा तो मैं उसमें बताऊँगा कि कैसे यहाँ का पानी वहाँ स्टोरेज किया जाता था, उसकी कितनी क्षमता है, कितने साल तक बारिश ना हो तब भी उस टाँके का प्रयोग करके यहाँ के सैनिकों को पानी वगैरह प्रबंध किया जा सकता था। ये जो सामने की तरफ आप इमारत देख रहे हो इसको विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको नज़रबंद करके रखा जाता था, और सवाई जय सिंह जी ने अपने भाई विजय सिंह को यहीं गिरफ्तार करके रखा था। ये सैनिकों के लिए विश्राम गृह हुआ करते थे। गश्ती के बाद में पेट्रोलिंग जिसको आज कहते हैं उसके बाद में यहाँ पे वो आराम किया करते थे। देखिए अब इसमें भी आपको दीवार पे कुछ न कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, वो गलत चीज़ें हैं उनका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। यहाँ बनी नहर से पानी बहकर सबसे पहले इस ओपन वाटर टैंक में आता था जो कि लगभग 30 फीट गहरा है। उसके बाद पानी इस कवर्ड वाटर टैंक में जाता था जिसमें लगभग 9 कमरे बने हैं और जिनकी गहराई औसत लगभग 52 फीट की है, तथा इन सब के बाद पानी इस अंतिम व सबसे बड़े कवर्ड वाटर टैंक में आ जाता था जिसकी लंबाई लगभग 118 फीट 138 फीट चौड़ा तथा ये 40 फीट गहरा है। इसके बाहर की तरफ ये वेंटिलेशन लगा है, ये तांबे की जालियाँ लगाई गई है, उसके थ्रू वेंटिलेशन होता था इसमें। और इस टाँके की स्टोरेज क्षमता लगभग 60 लाख गैलन है जो कि 10,000 सैनिकों के 2 साल तक के लिए इस्तेमाल किए जाने योग्य हुआ करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मान सिंह इस टाँके का उपयोग अपने खजाने को सुरक्षित रूप से रखने के लिए करते थे। सन 1976 में जब देश में आपातकाल लगा था तब इस जयगढ़ किले के खजाने को लेकर राजनीतिक तूफान मच गया था। तो देश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसकी खबरें चली गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह इंटेल यानी खबर मिली है कि इस विशाल पानी के टाँके व अन्य इलाकों में बहुमूल्य गुप्त खजाना छुपा कर रखा हुआ है। और उसके बाद भारतीय सेना ने लगभग यहाँ 50 दिनों तक छानबीन की थी और जयपुर व दिल्ली राजमार्ग को भी तब रात में सेना के ट्रकों की आवाजाही के लिए ही रखा गया था और आम जनता को प्रवेश बंद कर दिया गया था। ये भी बताते हैं कि इन सैकड़ों ट्रकों में जिन सामानों की बरामदगी हुई थी वह आज भी रहस्य के घेरे में है और उसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं बताया गया। इस काफिले को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहले ले जाया जाता था। वहाँ पर एयरफोर्स के 3 बड़े हेलीकॉप्टर इंतज़ार करते थे काफिले का। फिर ये सभी हेलीकॉप्टर वहाँ की आगे की उड़ान भरते थे और ये कोई नहीं जानता इंदिरा गांधी के सिवाय।
तो उन दिनों देश में आपातकाल का आतंक इतना भयंकर था कि विपक्ष के नेता जेल में थे, पक्ष वाले नेता बोल नहीं रहे थे, ब्यूरोक्रेसी की क्षमता नहीं थी कि वो बोल पाए। तो इस आवाजाही का कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं रह पाया। हालांकि 11 अगस्त 1976 में पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो, भारत के पीएम को पत्र लिखा था कि ये दावा भी किया था कि भाई जयगढ़ किले से जो खजाना मिला है उसमें उनका भी हिस्सा है, वो भी दीजिए। तो भारतीय पीएम ने उनका ये दावा तो खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में 31 दिसंबर 1976 के दिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ये पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा की थी कि इस खोजबीन में मात्र 230 किलो चांदी ही मिली थी। लेकिन असलियत में इस खजाने का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। और बाकी यदि असल बात जाने तो जयपुर के बूढ़े वडेरे यही बताते हैं कि जयगढ़ से इतना खजाना मिला कि 1976 के बाद कांग्रेस का राज आया नहीं आया, फिर भी उनके पास कभी धन दौलत की कमी नहीं है। उसका एक बड़ा हाथ जयगढ़ किले का खजाने को माना जाता है। इस जगह को जलेब चौक नाम से परिभाषित किया जाता है। यहाँ सैनिकों की परेड हुआ करती थी और ये जो तोप रखी हुई है यहीं के तोप खाने में बनाई गई है। इसके पीछे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं 4x4 की साइज़ में, इसमें गन पाउडर यानी बारूद वगैरह लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी परिसर में आपको 2 मंदिर भी, अति प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे, जिसमें से एक मंदिर है लगभग 10वीं शताब्दी में बनाया गया राम हरिहर मंदिर और दूसरा है 12वीं शताब्दी में बनाया गया काल भैरव मंदिर। सामने जो है उसको महल क्षेत्र नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ निवास स्थान है जैसे सुबट, खिलवती, जिसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सुबट निवास की ओर। इस हिस्से को असेंबली हॉल के नाम से भी वैसे जाना जाता था। इसमें राजा मुख्यतः यहाँ पे बैठकर अपने सेना प्रमुखों से वाद संवाद किया करते थे, कुछ चर्चाएं किया करते थे और नई यदि चर्चा का समय है तो और अन्य हत्याएं भी कह सकते हैं वो भी किया करते थे। अभी यहाँ पर असेंबली वाला तो कुछ माहौल नहीं है, लेकिन कुछ प्राचीन चीज़ें रखी हुई है। जैसे ये 18वीं शताब्दी में बना हुआ वाटर कूलर है। उसमें बिजली की व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, तो इसमें पानी डाल के और हाथ से चला के पंखे वाटर कूलर का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे देखेंगे आप 2 बड़े वाटर कूलर और 2 छोटे वाटर कूलर रखे हुए हैं। उसी के पास में ये हाथी के ऊपर रखे जाने वाले जिनको कहते हैं हौदे, जिसमें राजा बैठा करते थे और इसमें पीछे की तरफ गद्दी लगाई जाती थी और आगे की तरफ महावत बैठा करता था जो कि हाथी को चलाया करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो नगाड़े दिखाई दे रहे हैं ये तांबे से बने हुए हैं। तांबे की तार है और ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ है इसमें, और इसकी आवाज़ ऐसा कहा जाता है कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आती थी। सैनिकों को किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अगले महल पैलेस में दूसरे एरिया में हम खिलवती निवास के बारे में जानेंगे। ये मुख्यतः सेना प्रमुखों और अपने उनके जो मंत्री हुआ करते थे उनके साथ जो गुप्त मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल के लिए काम में लिए जाते थे। और ये जो पत्थर लगा हुआ है इसमें घोड़े बांधने की जगह हुआ करती थी। तीसरी जगह इसमें चलेंगे तो वो है लक्ष्मी विलास। इसको राजा के रहने के रेजिडेंस के तौर में परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि सामने की तरफ मैदान है और इस कक्ष के दोनों तरफ आप देख पाएंगे 2 पालकियाँ रखी हुई है। ये सांकेतिक रूप से रखी हुई है, कम ज़्यादा पहले हो सकती थी। तो इसमें महारानियों के आने जाने के लिए व्यवस्था हुआ करती थी। और ये जो रूम है वो राजा के पर्सनल जो भी गेस्ट आते थे उनके लिए गेस्ट रूम और स्टोर रूम हुआ करते थे। यहाँ पे मैदान में तरह तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते थे। और इस कक्ष में कथकली, कठपुतली आदि मुजरे वगैरह ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते थे। ये राजा का रेजिडेंसी है। और इसी के जस्ट समीप में ही है वो है भूल भुलैया नाम से इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः 3 रास्ते बने हुए थे। जो ये नीचे का रास्ता है वो राजा महल में आने जाने के लिए प्रयुक्त किया करता था। और ये जो जाली और झरोखे वाला आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये महारानियों के लिए आने जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जो कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से गुप्त है एक तरीके से। और सबसे ऊपर वाला रास्ता है वो सैनिक अपने आवागमन के लिए उपयोग में लाया करते थे। सैनिक अपने पेट्रोलिंग के लिए भी उपयोग में इसको लाया करते थे।
इसी महल सत्र में सामने की तरफ कठपुतली घर भी बना हुआ है, जिसको उस समय के मनोरंजन के रूप में देखा जाता था। आज की तो ये कला के रूप में भी गिना जाता है इसको। इसके प्रचार की भी हमें सख्त थोड़ी ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए इस कला की और भी। और ये जो सामने इसी कठपुतली घर के सामने की तरफ ये जो बने हुए हैं झरोखे, उसमें ऊपर की तरफ महारानियों और लेडीज़ लोग के लिए बैठने की व्यवस्था होती थी और नीचे की तरफ महाराजा वगैरह बैठा करते थे। अब इतना सब कुछ देख लिया है तो हम इसके यहाँ के खाने का प्रबंध वगैरह भी देख लेते हैं। तो चलिए भोजनशाला की तरफ चलते हैं। ये लगभग 17वीं शताब्दी में बनाई गई भोजनशाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे एक कारपेट बिछाई गई है और उसके ऊपर ये बाजोट, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में कहते हैं बाजोट, बाजोट के ऊपर बैठ के राजा और उसके सगे संबंधी और कुछ खास लोग यहाँ पे बैठ के भोजन किया करते थे। सोना चांदी की थालियाँ होती थी, ये कॉमन बात है, सब आप जानते हो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्होंने अपने सांस्कृतिक कपड़े पहने हुए, धोती, अंगरखी, साफा वगैरह, ये भी अच्छी चीज़ है, देखने लायक चीज़ है, आज भी ध्यान रखा गया है। और ये किचन घर हुआ करता था सामने की तरफ। इसमें पुरुष है वो यहाँ पे पुलाव पकाते हुए प्रदर्शित किया गया है और महिलाएं को मसाला कूटते हुए बताया गया है। हमाम दस्ते में जिसको कहते हैं, वहाँ उसके द्वारा मसाला कूटा जा रहा है। सारे बर्तन हैं ये जो कॉपर के बने हुए हैं। और यहीं पे कुछ महिलाएं जो जिसको राजस्थानी भाषा में छाजड़ा कहा जाता है, उसके माध्यम से गेहूँ साफ करते हुए और कुछ गट्टी के माध्यम से गेहूँ पीसते हुए दिखाई गई है। यहाँ पे दो औरतें आपको भोजन या धान कह सकते हैं जिसको साफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये गट्टी है। ये बाहर की तरफ चूल्हा रखा गया है। शायद अंदर घर में नॉनवेज अलाउ नहीं होगा तो बाहर की तरफ बनाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा पुराने समय में भी। और ये जो है महारानियों की भोजनशाला हुआ करती थी। इसमें प्रतीक के रूप में अभी भी मिर्जा राजा जय सिंह की रानी चंद्रावती को बीच में बैठे हुए दर्शाया गया है। और साइड में जो भी दिख रहे हैं वो आसपास के सामंत, जागीरदार, उनकी पत्नियां और महल परिवार की भी अन्य रानियां जो भी हुआ करती थी वो है साथ में। इसके बाद में हम इसी महल परिसर में देखेंगे ललित मंदिर के बारे में, जो कि महाराजाओं का समर पैलेस, गर्मियों में रहने के लिए ठिकाना हुआ करता था। फिलहाल में यहाँ पे आपको कुछ होदे भी दिखाई देंगे जो रखे हुए हाथियों के ऊपर रखे जाते हैं इनको। और पीछे की तरफ गद्दी लगी हुई आप देख सकते हैं। इसमें महावत के बैठने का स्थान नहीं है, उसको अलग से लगाया जाता था। और इससे बाहर की तरफ निकल कर देखते हैं तो शाम का नज़ारा देखने हेतु कुछ हिस्सा भी बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला को देखने के लिए कुछ हिस्सा बनाया गया है, सनराइज, सनसेट वगैरह देखने के लिए कि यहाँ का अच्छा व्यू आता है। और इसी के आगे की तरफ सागर तालाब भी बना हुआ है। यहाँ जब पानी के टाँके नहीं बने थे, उससे पहले के समय में पानी को लाने का मुख्य सोर्स यही हुआ करता था। तो इस रास्ते के द्वारा हाथियों द्वारा पानी लाया जाता था, फिर यहाँ के अंदर स्टोरेज किया जाता था और फिर उनको बाल्टी और अन्य जिसको कह सकते हैं मशक, इनके माध्यम से टंकियों में भरा जाता था और रेगुलर यूज़ में लिया जाता था। हाँ, युद्ध की स्थिति हो जाए तो उसके लिए अलग रास्ता बनाया गया था, क्योंकि वो आम रास्ता नहीं रह जाता था जिसके माध्यम से हाथियों से पानी लाया जा सके। तो उस समय में ये इस रास्ते से पानी को ऊपर किले तक लाया जाता था। अब पानी लाया गया, उसके बाद में क्या, स्नानागार भी देख लेते हैं। उस समय का स्नानागार इस समय का जो बाथ टब कह सकते हैं उससे भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके जस्ट पीछे की तरफ टंकी बनी हुई है, तो उसके माध्यम से ये जो 4 होल दिख रहे हैं इसमें ये पूरा टब भर जाता था पानी से। और इसको एक तरीके से जकूजी सिस्टम या बाथ टब से माध्यम से संदर्भित कर सकते हैं, तो उसको काम में लिया जाता था। और ये जो है वो शौचालय है उस समय के। यहीं से बाहर की तरफ देखते हैं तो ये चारबाग शैली में बनाया हुआ गार्डन दिखाई देगा, जिसके बीच में आपको फव्वारा दिखाई दे रहा होगा और चारों तरफ एक फिक्स समकोण साइज में गार्डन बना हुआ है, जिसके सामने की तरफ आराम मंदिर बना हुआ है और इसमें चारों तरफ हुक में मसाले भी लगाई जाती थी। और ये जो सामने की तरफ जो 3 गेट दिख रहे हैं आपको, ये मान सिंह जी सेकंड ने लगभग 1940 में इनको गेट को खुलवाया था। और यहीं पे लाल बादशाह जो अमिताभ बच्चन की मूवी है वहाँ की शूटिंग हो रखी है और उसमें एक सीन दर्शाया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन को इस गेट के बीच में लटकाया जाता है। वो सीन इन्हीं 3 दरवाज़ों के मध्य फिल्माया गया था।
आप देख सकते हैं कि आप कलर के माध्यम से भी इसको पहचान सकते हैं। सामने की तरफ दिखने वाला ये एरिया आप पहचान चुके होंगे अभी तक, ये आमेर वाला रास्ता है और ये ऊपर की तरफ आमेर और जयगढ़ को जोड़ने वाला रास्ता है। अब जो नेक्स्ट चल रहे हैं वो है विलास मंदिर। वहाँ पे विलास मंदिर, विलास महल भी कह सकते हैं उसको, महारानियों के निवास स्थल के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पे बीच में एक हॉल है और दोनों तरफ एक एक कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे खूबसूरत झरोकेदार खिड़कियाँ बनी हुई है जिसके अंदर की तरफ बैठकर बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती थी और बाहर वाला व्यक्ति अंदर कौन बैठा है उसको पता नहीं लगता था, क्योंकि उस समय पर्दा व्यवस्था का प्रचलन था, इसलिए ऐसे झरोखे वगैरह बनाए गए। हॉल के दोनों तरफ ये आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है और हॉल में बीच में ये आपको ऊपर की तरफ कड़े दिख रहे होंगे और ये सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग भी दिख रही होगी जो सब्जियों के माध्यम से बनाई गई है। और जो ऊपर की तरफ कड़े लगे उनका कार्य होता था मुख्यतः इसमें कपड़े बांधे जाते थे और डोरियों के माध्यम से हवा के रूप में उनको काम में लिया जाता था। और आगे हम अब इसका जयगढ़ किले का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तोपखाना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तोपखाना में जाने के लिए रास्ता यहीं से महल क्षेत्र से ही निकलता है। तो उसमें रास्ते में जाते समय बीच बीच में कुछ आड़े कह सकते हैं, जिनको दीपक रखने की जगह होती है वो कह सकते हैं, उनको वेंटिलेशन के हिसाब से बनाया गया है। सूरज की रोशनी आ सके यहाँ से, यदि वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था हो सके, रात के समय दीपक वगैरह रखे जा सके। तो ये तोपखाना तक जाने का रास्ता हुआ करता था। इस रास्ते के माध्यम से हम तोपखाना तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले महल क्षेत्र से हम बाहर निकलना पड़ेगा और दाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सामने की तरफ गेट आ रहा है, इसके आगे की तरफ अवामी दरवाज़ा है जो आमेर की तरफ से रास्ता आया जाता है, उसका मेन गेट है। उससे थोड़ा आगे और चलेंगे तो हमारे को तोपखाने का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा। ये तोपखाने का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसमें आपको ये बाहर की तरफ नगाड़े वगैरह रखने के लिए जगह दिखाई दे रही होगी और ये अंदर की तरफ जाने का रास्ता है। इसमें हर किसी को जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, कुछ खास लोग ही जा पाते थे। और ये जो तोप दिखाई दे रही है इसको बजरंग बाण नाम से जाना जाता है। युद्ध की स्थिति में बुर्ज पर इसको ले जाने के लिए लगभग 32 बैलों का प्रयोग किया जाता था और ये तोपखाने का ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो सबसे पहले इस भट्टी में ठोस अष्ट धातु को गर्म करके पिघलाया जाता था। उसके बाद में यहाँ पे इस ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स में लाकर उसमें सुराख किया जाता था, बैरल बनाया जाता था। विस्तृत जानकारी मैं चाहता हूँ कि जयबाण तोप पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें जयबाण तोप, यहाँ की सारी तोप और यहाँ का जो तोप खाना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूँ मैं। अभी इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और यहाँ पे जो औजार उपयोग में लिए गए थे लोहार खाने के रूप में और भी कहीं, वो आपको मैं सारे दिखाना चाहूँगा। तो औजार के रूप में ये आपको देख रहे होंगे, ये लोहार खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार है। और यहीं पे तोप कारखाने का मॉडल भी रखा हुआ दिख रहा है आपको। इसके बाद हम चलेंगे शस्त्रागार की तरफ। और ये जो अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं इसके एक तरफ शस्त्रागार है और दूसरी तरफ जो म्यूज़ियम बनाया गया है वो है। तो मैं चाहता हूँ कि आप शस्त्रागार का सूक्ष्म अवलोकन करें और जो जानकारी नहीं लिखी हुई होगी इन उपकरणों पर, हथियारों पर, मैं वो आपको बताऊँगा। उसके अलावा आप चाहो तो जो शस्त्र अपन देख रहे हैं, हथियार देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ जानकारी लिखी हुई है, आप इसको वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ ढाल और कटार वगैरह हैं, उनको आप देखिए पुराने समय की। सर को बचाने के लिए एक जाली है, हेलमेट है। और उसके अलावा ये युद्ध क्षेत्र में जिसको कह सकते हैं भोपू वगैरह या फिर ऐसा साधन जिससे सैनिकों को अवगत कराया जाता था वो है। उसी समय की कुछ बनी हुई तोपें हैं, वो भी यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। हर हथियार के साथ कुछ न कुछ संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे गए हैं, वो आप जाओ विजिट करो तब देख के रुक के पढ़ो, उनको बहुत गहरी बातें लिखी हुई है, ये भी मैं आपसे चाहूँगा। ये जो ढाल बनी हुई है ये मुख्यतः गैंडे की खाल से बनी हुई है
और ये जो ऊपर की तरफ जो आपको धनुष दिखाई दे रहा है, ये ऊँट की खाल से बना हुआ है, जो मूलतः ऐसी स्थिति में गोल स्थिति में होता है, लेकिन उसको भिगोने के बाद जो ऊपर धनुष दिखा है उसकी तरह हो जाता है। नीचे कुछ तीर रखे हैं, पुराने समय के ही हैं वो भी, और तोप है। ये जयसिंह जी ने बनाई थी, इसके नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ये भी पुराने समय की ही तोप है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका नाम मुख्यतः बंजारी तोप के नाम से इसको जाना जाता है। आगे यदि सैनिक की वेशभूषा, कपड़ों के नीचे यदि कुछ उसको हथियार से बचाने के लिए यदि कुछ चीज़ें हुआ करती थी, उसके बारे में जान सकते हैं। ये जैसे मुकुट हो गया, उसके शरीर पर पहनने वाले कपड़े हो गए, लोहे के बने हुए कपड़े कह सकते हैं इनको। हाथ पैर को बचाने के लिए कुछ पहनने वाली चीज़ें हो गई। ये दोनों तरफ तोपें रखी हुई है, वो उनका समय लिखा हुआ है। और कुछ ऐसी जनजातियाँ या फिर कुछ ऐसे दल हुआ करते थे जो तलवारों की जगह फरसा, ऐसे कुल्हाड़ी वगैरह इनका भी यूज़ किया करते थे, तो वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। उनके बारे में भी हम जानकारी देख सकते हैं आप। ये तोप कारखाना जो मॉडल अपन ने देखा था, उसका मॉडल बना हुआ है और उसका कैसे काम करता है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखिए इसको। इसके आगे थोड़ा सा चलते ही हमें कुछ और भी हथियार मिलेंगे, जिसमें तीर धनुष वगैरह की अलग अलग तरह की वैरायटी मिलेगी, तोप की अलग अलग वैरायटी मिलेगी, छोटी डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहीं पे इसी तोप खाने में बनाई गई, जिसका मॉडल हम अभी देख रहे हैं। ये उस समय की तोप है, पूरा 18वीं शताब्दी की। और उसके बाद ये उसी समय के कुछ बंदूकें हैं, शॉर्ट गन या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गन, वो सारी चीज़ें अलग अलग रखी हुई है, उनका समय लिखा हुआ है। और ये पुराने समय की, उसी समय की तोप है, वो भी रखी हुई है। फिर वही ये तोप है, इसका नाम लिखा हुआ है, आप इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं। सामने की तरफ गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। ये म्यूज़ियम स्थापित किया था, उसके बाद में ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ये कुछ पुराने समय में वापस वही तोप और बंदूक शस्त्रागार में वही यही चीज़ें देखने को मिलती है। इनके बारे में नंबर भी लिखे हुए हैं, वो भी आप इनके ऊपर पास में जाएंगे तो आपको नंबर दिखेंगे, ताकि चोरी और इन चीज़ों से बचाया जा सके, इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों की धरोहर का संरक्षण किया जा सके। इस वजह से इनके ऊपर नंबर भी लिखे हैं, तो आप नज़दीक से जाके देखेंगे तो वो भी आपको दिखेंगे। हाँ, ये तोप है, इसका नाम है नागिन। और इसके आसपास में देखो, ऊपर की तरफ एक तलवार रखी है और नीचे 5 तलवारें रखी है। इनमें से बीच वाली तलवार है वो दुधारी तलवार है, और आगे की तरफ और ये 5 तलवारें रखी हैं, इसमें भी ये बीच वाली तलवार दुधारी तलवार है। और साइड में 4 तलवारें रखी है, और नीचे की तरफ 2 तोप रखी हुई है। ये 18वीं शताब्दी से संबंधित तोपें हैं। और ये जो मूठ कहते हैं, जिसको तलवार जिससे पकड़ी जाती है, ये मूठ है, ये तांबे का बना हुआ है, और ये इनको होल्ड करके यहाँ पे लगाया गया है। ये तलवार पे आप देख रहे हो नंबर लिखे हुए, जैसा मैंने पिछले अभी बताया, कि ताकि इनका नंबर पहचान रह सके और ये म्यूज़ियम से ये चीज़ें गायब ना हो, ऐसा ध्यान रहे। आगे की तरफ ये तोप है, और हथियारों को साफ़ करने के लिए तोप, और तोप में बारूद डालने के लिए, बारूद साफ़ करने के लिए ये सारे औज़ार उपयोग में लिए जाते थे, उनका काम होता था। और इन सारी चीज़ों के माध्यम से किया जाता था। इनको भी संरक्षित करके म्यूज़ियम में रखा गया है। इसमें हम आगे और देखेंगे तोप के गोले वगैरह। उस ये देखिए, जयबाण तोप का जो 50 किलो का गोला हुआ करता था वो रखा हुआ है। अन्य तोप के गोले रखे हुए हैं। ये तीर की अलग अलग साइज़ से हिसाब से तीरों को संरक्षित किया गया है। तरकस रखा हुआ है, इसमें हर तीर का अलग उपयोग किया जाता था। जहर से भरा हुआ तीर अलग प्रकार का हुआ करता था, और भी कई अन्य तीर हुए करते थे। उन सभी तीरों को संदर्भित किया गया है संकेतात्मक रूप में। ये इनको रॉकेट बम, टाइम बम के हिसाब से कहा जा सकता है। उस समय के रॉकेट बम हुआ करते थे। और नीचे की तरफ जो ये आपको दिख रहे हैं, इनमें रस्सी लगी हुई बम हुआ करते थे, जो रस्सी जल जाने के बाद बम फटते थे। एक तरीके से उनको टाइम बम से कहा जा सकता है। और ये पत्थर रखे हुए हैं, ये भी बम के रूप में प्रयोग किए जाते थे।
और आगे की तरफ जो ये आप देख रहे हो गाड़ी, ये तोपों को लाने के लिए, ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। बैलों के माध्यम से इस गाड़ी को चलाया जाता था। तो आपको कैसा लगा ये शस्त्रागार का वीडियो, अपने कमेंट बताइएगा ज़रूर। और पूरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में यहाँ पे सवाई मान सिंह जी सेकंड और सवाई भवानी सिंह जी, जिनको ब्रिगेडियर नाम से जाना जाता है, जो 1971 वॉर में महावीर चक्र विजेता भी रहे हैं, उनकी भी सैन्य व राजनीतिक उपलब्धियों को दर्शाने के लिए म्यूज़ियम बनाया गया है। उसके बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता वगैरह करने के लिए ये जैगड रेस्टोरेंट है, जगह है, वहाँ पे आप खा पी सकते हैं। तो ये है रेट चार्ट यहाँ का, स्टूडेंट के लिए क्या फ़ीस है और इंडियन फॉरेनर उनके लिए क्या फ़ीस है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये था जयगढ़ किला, इससे जुड़ा रोचक इतिहास। कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उन पे और काम कर सकूं। और यदि आप किसी खास इमारत का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर काम करूंगा और ज़रूर इससे आपको अवगत करवाऊंगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप हंसते खेलते रहें, खुश रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।